नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मिशन 21 मई 2022 एमपीपीएससी की तैयारी को समर्पित एक बेहतरीन संस्थान, एक बेहतरीन क्लास के साथ फिर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके पेपर की तैयारी को और बहुत आसान बना देगा। देखिए, जब हम लोग भूगोल को पढ़ रहे होते हैं तो भूगोल के काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। इसके अंतर्गत एक ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, मानव भूगोल होता है। और इस ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मानव समूह का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी यहाँ पर किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो बच्चा पार्टी, जो हमारा कमीशन है, इस कमीशन ने ह्यूमन जियो को बहुत स्पेसिफाई किया हुआ है। इनके द्वारा बोला गया है कि हमें मानव जो भूगोल है, इस मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। और बहुत लिमिटेड चीज़ों का मतलब भी उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको सरल करने की कोशिश करूं कि मानव भूगोल के अंतर्गत वो आपसे पूछना क्या चाहता है, तो उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है कि आप हमें जो डेमोग्राफी है, इस डेमोग्राफी के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट बता दीजिए। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो जो डेमोग्राफी है, इस डेमोग्राफी के कुछ सिलेक्टेड एस्पेक्ट आपसे पूछे हुए हैं और वो सिलेक्टेड सिलेक्टेड एस्पेक्ट कुछ इस तरीके से हैं। जैसे आप इसको कह सकते हैं भाई, पॉपुलेशन की जनसंख्या। ये पॉपुलेशन क्या होती है आप हमको बता दीजिए। इसी के अंतर्गत वो हमसे पूछते हैं कि भाई जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, ये क्या होता है बता दीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, डेंसिटी विच इज योर जनघनत्व, एंड आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं लिटरेसी। ये कुछ सिलेक्टेड एस्पेक्ट आपसे पूछे गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम अध्ययन करने वाले हैं मानव भूगोल, और मानव भूगोल में जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है वो डेमोग्राफी है। तो पहले समझते हैं ये है क्या। भूगोल से आप सारे बच्चे परिचित हैं कि एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के यहाँ पर अध्ययन कर रहे होते हैं। इसमें एक है मानव भूगोल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली डील किसके साथ करता है? जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का संबंध है किसके साथ, इसको तो समझे हम लोग। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली बताता है कि मानव का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन, हम लोग कैसे, हमारी उत्पत्ति हुई और हम इवॉल्व कैसे हुए, हमारा जो विकास है ये विकास कैसे हुआ। तो अगर आपसे कोई सिंपल ही पूछ लेता है कि भैया मानव भूगोल में मुझे क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी, आप बोलेंगे उत्पत्ति एंड मानव का विकास। जैसे आपने डार्विन की एक थ्योरी पढ़ी होगी कि मानव के विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से एवॉल्व हुई चीजें। उत्पत्ति और विकास की थ्योरी जहाँ पढ़ी जाती है, मानव भूगोल है। अब हमारी उत्पत्ति को लेकर तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसा बोला जाता है, हमारी स्टडीज बोलती हैं कि आज से 2 लाख 2 लाख ईयर्स अगो, ठीक है, आज से 2 लाख साल पहले, जिसे हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, जिसे हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, या जिसे हम लोग ज्ञानी मानव कहते हैं, इस ज्ञानी मानव की उत्पत्ति, होमो सेपियंस या ज्ञानी मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से। हालांकि जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये भी कहती है कि ये जो ज्ञानी मानव की उत्पत्ति है ये 2 लाख साल पहले नहीं, ये 3 लाख साल पहले हुई है। 3 लाख ईयर्स अगो इसकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि कुछ लोग इससे पहले के मानव की उत्पत्ति के बारे में ही बात करते हैं, पर हमें याद रखना है कि जो होमोसेपियंस है, जिसको ज्ञानी मानव बोला गया है, जिसे हम लोग अपने पूर्वज बंदरों से मानते हैं, उसकी उत्पत्ति 2 लाख साल पहले कहाँ से हुई सर? आप बता देंगे कि हमारा जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका में हुई। हालांकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने का भी अपना एक विकास है। पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके पीछे की भी अपनी एक प्यारी सी कहानी, आप इस बात को समझिएगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस तरीके से सिर्फ एक ही गोले में डिवाइडेड हुआ करती थी, जिसे हम लोग पेंजिया के नाम से कहते थे। पेंजिया कहलाता था ये। शुरुआत में सिर्फ यही हुआ करता था। एक लंबे समय के बाद इसमें आपके पास विभाजन हुआ, इसमें आपके पास विभाजन हुआ
और विभाजन होने के बाद ये दो टुकड़ों में आपके पास बट जाती है। एक आपके पास अंगारालैंड बन जाता है, एक गोंडवाना लैंड। इसके आसपास का जो एरिया है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है, जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है इसमें, यहाँ आपको दिखाई देगा एक क्षेत्र जिसे आप लोग जानते हैं जलीय क्षेत्र। पहले पृथ्वी बहुत गर्म गैस का गोला थी। वोल्केनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, वाटर वेपर आया, वाटर वेपर कंडेंस्ड होता है, और कंडेंस्ड होने के बाद फिर वो बारिश का रूप लेता है ना। वो हमेशा किसका रूप लेगा आपके पास? बारिश का रूप लेगा। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई जो वाटर वेपर है सबसे पहले ये आया, मतलब अगर हम लोग मानव की उत्पत्ति की बात करें तो इस उत्पत्ति में सबसे पहले बारिश हुई, बारिश के बाद पृथ्वी ठंडा होना स्टार्ट हुई, और इससे फिर हमारे जो सागर और महासागर है, इन सागर और महासागरों का विकास हो जाता है, महासागर बनते हैं। महासागर बनने से यहाँ पर जो जलीय जीव है, ठीक है, मरीन डाइवर्सिटी आप इसको कह सकते हैं, इन जलीय जीवों की उत्पत्ति होती है। जलीय जीवों के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें एक आ जाता है एल्गी। एल्गी की हम लोग बात करेंगे, और इस एल्गी के द्वारा ऑक्सीजन बनाई जाती है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन बनने से फिर क्या होता है सर? फिर हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बनने लगता है, और इससे फिर ऐसे जीव बनते हैं जो जल और थल दोनों में रहने लगते हैं, और फिर मानव की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति की कहानी अलग है, बहुत लंबा समय लगा है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आपसे क्या कहना चाह रहा है? अभी आपसे कहना चाह रहा है आप हमें सर डेमोग्राफी पढ़ा दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में डेमोग्राफी समझा देता हूँ कि व्हाट इज डेमोग्राफी। आप इसको समझ जाएंगे तो पूरी कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी को हम अक्सर सुनते हैं जनगणना के तौर पर। नहीं, डेमोग्राफी जनगणना नहीं है। एक शब्द और चलता है आपके पास, विच इज सेंसस। सेंसस, ठीक है, ये वर्ड है जनगणना, ये वर्ड है आपके पास क्या? जनगणना। तो अब एक गलती नहीं करनी कि डेमोग्राफी कभी जनगणना नहीं होता है, ध्यान रखना है, और सेंसस कभी आपकी डेमोग्राफी नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये दो अलग अलग टर्म है ना, ये दो अलग अलग टर्म है। आप इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफी की, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है डेमो, डेमो, और एक वर्ड है आपके पास ग्रेफिन। ग्रेफिन, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये कहाँ के हैं सर? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। डेमो का मतलब होता है ह्यूमन, डेमो का मतलब होता है ह्यूमन, मानव, और ग्राफिन का मतलब होता है राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो हम इसको समझ पा रहे हैं कि डेमोग्राफी का मतलब होता है मानव समूह के बारे में लिखना। क्या लिखना मानव समूह के बारे में? मानव समूह के बारे में होने वाले जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस को लिखना। इसके जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, इसके जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, इस परिवर्तन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है सोशल चेंजेस आते हों, सोशल हो सकता है, इनमें इकोनॉमिक चेंजेस हों, इकोनॉमिक चेंजेस हो सकता है इसमें कल्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, कल्चरल। तो डेमोग्राफी को आप किस तरीके से बताते हैं कि डेमोग्राफी एक ब्रांच है, एक ब्रांच है वेयर वी स्टडी द ह्यूमन स्टैटिक। डेमोग्राफी एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित आंकड़ों का आकलन किया जाता है, पढ़ा जाता है, या मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्लियर है भाई? अब आप डेमोग्राफी को जनगणना नहीं बताएंगे कि सर ये तो जनगणना होती है, इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें सर डेमोग्राफी आता किधर है, इसका मतलब किस सब्जेक्ट से इसका वास्ता है, तो हम डेमोग्राफी को सुविधा के हिसाब से जहां हमें आवश्यकता पड़ती है वहां तीन जगह पढ़ते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है, जो सोशियोलॉजी है, इस सोशियोलॉजी में आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सर ह्यूमन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ह्यूमन लाइफ हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, या ह्यूमन साइंस आप इसको कह सकते हैं। और एक हम इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक हिसाब से आप इसको जियो में भी रख सकते हैं और आप इसको इकोन में भी रख सकते हैं। तो डेमोग्राफी बहुत विस्तृत है, ध्यान रखिएगा।
अब आपसे कोई पूछ सकता है सर डेमोग्राफी की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो डेमोग्राफी की दो शाखाएं होती हैं, एक फॉर्मल, एक फॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल। डेमोग्राफी की दो ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी, एक आपको देखने को मिल जाती है फॉर्मल और एक आपको देखने को मिल जाती है सोशल। तो पूछ सकता है कि डेमोग्राफी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, फॉर्मल जिसे हिंदी वाले बच्चे जानते हैं औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक डेमोग्राफी, सोशल को सामाजिक डेमोग्राफी। अगर हम लोग बात करते हैं सर जो औपचारिक डेमोग्राफी है इसमें क्या आता है, तो औपचारिक डेमोग्राफी में हम डेटा, मतलब एक पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस, एक पूरी प्रक्रिया जिससे आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं और इनको एनालाइज करते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वहाँ जो डेमोग्राफी होती है वो आपके पास औपचारिक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो अगर आप यूएसए के पास जाओगे, यूएसए के पास, या आप लोग चाइना के पास जाओगे, तो यूएसए या चाइना इनके पास एक सिस्टम है कि किसका बर्थ हुआ है, किसका बर्थ हुआ है और किसकी डेथ हुई है, मतलब जिन लोगों का जन्म हुआ है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है ये हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं। ये उनका सिस्टम है कि जिसका बर्थ हुआ है वो रजिस्टर्ड आपको कराना ही पड़ेगा, अगर नहीं कराएंगे तो आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जो आपको मिलना चाहिए, और अगर किसी का डेथ हुआ है आप उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो हम उसको फिर वो फैसिलिटी नहीं देंगे जो मिलना चाहिए। जैसे इंडिया में पहले बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई अगर आप अपना जो नेम है ये चेंज कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप किसी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अमेरिका और यूएसए में ऐसा ही होता है। तो जिन सरकारों के पास डेटा होता है उस डेटा के आधार पर वो जो ह्यूमन स्टैटिक्स का अध्ययन करते हैं वो फॉर्मल डेमोग्राफी कहलाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं सोशल, जहाँ हम जहाँ हम परिवार के माध्यम से, परिवार के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे इंडिया है, भारत, भारत में जो सेंसस ऑफिसर आपके पास आते हैं तो आपने कभी देखा है कि इन्होंने परिवार के हर एक सदस्य को अपने सामने बुलाया हो? नहीं बुलाते। दादाजी के पास बैठेंगे, फादर साहब के पास बैठेंगे या किसी एक व्यक्ति के साथ बैठेंगे, बताओ कितने बच्चे हैं, क्या उम्र है, कहाँ तक पढ़े हैं, पूछा और ख़त्म। ये काइंड ऑफ सोशल ज्योग्राफी होती है कि किसी एक व्यक्ति से सभी लोगों के बारे में जानकारी ले लेना। कभी कभी तो एक गांव के लोगों के बारे में सिर्फ गांव के मुखिया से पूछकर चले जाते हैं। तो इससे लिटरेसी रेट, एज ग्रुप, है ना, लाइफ स्पैन, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ प्रॉपर जानकारी मिलती है कि वर्थ है, एजुकेशन है, डेथ है, एक कॉमन एज ग्रुप है, सारे डेटा इनके पास रहते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग फॉर्मल की बात करेंगे, औपचारिक ज्योग्राफी की बात करेंगे, इनके पास पूरा एक मैकेनिज्म होता है और इस इस मैकेनिज्म के माध्यम से ये डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। और सोशल डेमोग्राफी की जब भी बात करते हैं इसमें कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है। अधिकारी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं जाते, लेकिन फिर भी जब हम लोग बात करते हैं तो ये इस तरीके से डेटा आपके सामने बता देते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम एक शब्द, तो डेमोग्राफी क्लियर है भाई, क्या बोलेंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, स्टडी, और स्टडी किसकी कर रहे हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन स्टैटिक्स है, ह्यूमन स्टैटिक्स, तो इस ह्यूमन स्टैटिक्स की अध्ययन कर रहे हैं, मतलब मानव मानव के जो आंकड़े हैं, इन मानव के आंकड़ों का अध्ययन, अध्ययन जहाँ किया जाता है, अध्ययन जहाँ किया जाता है वही आपके पास क्या है सर, वही आपके पास डेमोग्राफी है। क्लियर है? अब ये आंकड़े कहाँ से आएंगे, इन आंकड़ों को लेने कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, आप जाएंगे नहीं। ये आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सेंसस, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सेंसस। इस वर्ड को हम सब लोग जानते हैं जनगणना के नाम से, और इसका बहुत सरल मीनिंग है, बहुत सरल मीनिंग है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो ये कहता है कि डेटा कलेक्शन करना,
डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़े याद रखना, आंकड़े एकत्रण, इनके द्वारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सेंसस के माध्यम से कंडक्ट होती हैं। और इस सेंसस को कौन कंडक्ट कराता है? इस सेंसस को कंडक्ट कराता है गवर्नमेंट, है ना। इसको कराती है कौन? सरकार है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, सरकार कराती है। तो सेंसस क्या है सर? सेंसस है डेटा कलेक्शन। और इस डेटा को जहां हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जहां हम लोग एनालिसिस करते हैं या जहां हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है सर डेमोग्राफी। तो दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे लिंक कर लिया है सर। डेमोग्राफी क्या होता है और आपके पास सेंसस क्या होता है, दोनों हमारे लिए क्लियर है, इस बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे। हम इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ी, ये एक्चुअल में आया कहाँ से, कैसे हम इसके बारे में समझ पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, भारत, तो भारत में इसका जो इतिहास है, ये इतिहास ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद, ठीक है, इस ऋग्वेद की अगर आप बात करेंगे, या आप ऋग्वेद से पहले अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने शहरी प्रशासन को पढ़ा है, शहरी प्रशासन। और इस शहरी प्रशासन को कमेटीज के माध्यम से किया जाता था, समिति करती थी। और इनमें एक समिति हुआ करती थी, वो ये देखती थी कि कौन से हमारे व्यापारी हैं, और कौन से बाहरी व्यापारी हैं। अब देखो, एक शहर में रहने वाले सारे लोग तो व्यापारी हैं ही। एक शहर में मोस्टली लोग वही रहते हैं जो व्यापारी होते हैं, जो आपके पास बिजनेसमैन होते हैं या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो एक समिति, जो व्यापारी कमेटी, ट्रेड एंड कॉमर्स कमेटी हुआ करती थी, उसका काम हुआ करता था कि उसको याद रखना है कि कितने लोग बाहर के व्यापारी हैं और कितने लोग हमारे व्यापारी हैं। और एक और बात याद रखना है, एक कमेटी हुआ करती थी जो अर्बन बॉडीज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। इसके पास डेटा होता था कि कितने लोगों की बर्थ हुई है, कितने लोगों का जन्म हुआ है और कितने लोगों की डेथ हुई है। देखिए, ये वाला कंसेप्ट अमेरिका का है। मतलब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जनगणना शब्द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमको इसके दर्शन देखने को मिलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सेंसस स्टार्ट किया है, नहीं, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, वहां से इन चीज़ों की शुरुआत हुई है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसकी शुरुआत हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे सभी लोग हैं, ये एक समूह में रहते थे। ऋग्वेद में सभी लोग किस में रहते थे? एक समूह में रहते थे। जैसे हम लोग कबीला कहते थे, कबीला। तो अपने कबीले की रक्षा के लिए, या ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, इसलिए ये संख्या हमेशा याद रखते थे कि हमारे पास कितने लोग हैं, इस व्यवस्था पे ये जरूर ध्यान देते थे। तो संख्या पता रहता था। जनगणना क्या है? संख्या ही पता करना, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितनी महिलाएं हैं, कौन शिकार पे जाएगा, कौन युद्ध करेगा, कौन खेती करेगा, ये सारी बातें इनके पास पता होती थी। यही तो अभी करते हैं हम लोग। तो आप बताएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में समिति के माध्यम से दो समिति, एक व्यापारियों का डेटा याद रख रही है और एक बर्थ एंड डेथ का डेटा याद रखती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में के बाद जो वैदिक पीरियड है, इसमें हमको पता चलता है कि जो कबीले हैं, उन कबीलों की संख्या का हिसाब रखा जाता था। कितने सदस्य हैं, कौन यंग है, कौन वृद्ध है, कौन महिलाएं हैं, कौन बच्चे हैं, कौन क्या काम करेगा। यही तो सेंसस है, यही तो जनगणना है। ये हमको वैदिक काल में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम मेजर चेंजेस देखते हैं कि जैसे फिर महाजनपद काल आता है, और इस महाजनपद काल में थोड़ा सा चीज़ें राजतंत्र की ओर बढ़ती चली जाती हैं। तो फिर एक व्यक्ति की हम लोग बात करेंगे, कौटिल्य आएंगे, कौटिल्य भाई साहब। और कौटिल्य मौर्य काल में आते हैं और ये एक थ्योरी देते हैं, विच इज़ योर साप्तांग थ्योरी। साप्तांग थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। और इस थ्योरी में इन्होंने बोला है कि भैया पॉपुलेशन होना चाहिए,
अगर आप एक बहुत अच्छा राजा बनना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी हो ना हो, लेकिन एक सपोर्टिव पॉपुलेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन आपको देगी टैक्स, ये देगी टैक्स, और इसी टैक्स के माध्यम से, इसी टैक्स के माध्यम से आप क्या करेंगे, एक सॉलिड आर्मी बिल्ड करेंगे, आर्मी बिल्डिंग। ठीक है, आप क्या कर पाएंगे सर, आर्मी बिल्डिंग कर पाएंगे, और इसी के कारण आप सम्राट बने रहेंगे, इसी के कारण आप शक्तिशाली बने रहेंगे। तो हम समझ पा रहे हैं कहाँ से सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेद, इसके बाद कौटिल्य ने डायरेक्ट लिख दिया कि भैया एक राजा को पता होना चाहिए उसके पास कितनी प्रजा है, कितनी प्रजा है। इससे तीन चार चीजें पता चलेंगी कि आर्मी के लिए कितने यंग लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो वृद्ध हैं जिनका वेलफेयर करना है, कितनी महिलाएं हैं जिनकी सुरक्षा करनी है, कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेटेड करना है, और कितने लोग उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं। वो किसान हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, क्योंकि इनसे ही तो पैसा आने वाला है, इनसे ही तो टैक्स आने वाला है। इस टैक्स से राजा एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करेगा, आर्मी बिल्ड करेगा, और एक ग्रेट एम्पायर को बिल्ड करेगा, और एक ग्रेट एम्परर यहाँ पे बनेगा। क्लियर है सम्राट, ये कहानी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फिर जो अकबर भाई साहब हैं, इन अकबर के समय पर आईने अकबरी, कहाँ पर सर, जो आईने अकबरी है, इस आईने अकबरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आपके पास आ जाते हैं अंग्रेज, फिर आ जाते हैं कौन आपके पास, अंग्रेज। ये तो कहानी हमने थोड़ी सी भारत के इतिहास की यहाँ पर देख ली। तो सेंसस क्या होता है, क्लियर है, इसको कराता कौन है, सरकार कराती है। डेमोग्राफी क्या है, ये भी हमको क्लियर है। इसकी शुरुआत कैसे हुई इंडिया के अंतर्गत, भारत में अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं तो सबसे पहले हमने आईबीसी का रेफरेंस लिया, फिर ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के बाद मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के बाद अकबर रूल, और अकबर रूल के बाद फिर अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। इन पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ग्रीक एम्परर है, ग्रीक, और यहाँ पे दो तीन लोग हुए। जैसे आप सारे बच्चे एरिस्टोटल के बारे में जानते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु, एंड वी ऑल नो अबाउट प्लेटो। एरिस्टोटल एंड प्लेटो दो बड़े महान फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इन दोनों ने जो ग्रीक हिस्ट्री है, इस ग्रीक हिस्ट्री में पॉपुलेशन को लेके बहुत सारी बातें बोली हुई है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये कहते हैं कि जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है, और राजा ऐसा हो जो प्रजा के कल्याण के लिए काम करे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, या आपसे कोई बोल सकता है कि इनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ये वाली कहानी। एक रेफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि 6000 साल पहले, बिफोर 6000 ईयर्स अगो, बेबीलोन, आप सब लोगों ने देखा होगा बेबीलोन, इस बेबीलोन में, इस बेबीलोन में जनगणना कराई गई 6000 साल पहले। ये तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्टोरिकल रेफरेंस की, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज हमको देखने को मिलता है बिफोर 6000 ईयर्स अगो बेबीलोन जो एम्पायर था, इस एम्पायर के द्वारा सेंसस कंडक्ट कराया गया। ये सब कहानी ठीक ठाक है सर, आप मॉडर्न टाइम पे आ जाइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर मॉडर्न एस्पेक्ट की, आधुनिक अप्रोच की। तो मॉडर्न एस्पेक्ट की जब भी हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न एस्पेक्ट की जब भी हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले एक नाम आपको याद रखना है, विच इज योर स्वीडन। स्वीडन पहला ऐसा देश है, पहला ऐसा देश है जिसने मॉडर्न सेंसस को कंडक्ट कराया। आधुनिक जनगणना को कंडक्ट कराने वाला जो पहला देश है वो है आपके पास कौन, स्वीडन। 1700 एडी की हम लोग बात करते हैं, इस समय इन्होंने सेंसस करा दी। तो आधुनिक समय में जो सेंसस कंडक्ट कराने वाला पहला देश है ये आपके पास स्वीडन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि इसको फेमस किसने किया, इसको फेमस किसने किया, जनगणना को फेमस किसने किया, तो आप लोग देखेंगे कि 1790 में जो अमेरिका है, इस अमेरिका के द्वारा जनगणना कराई जाती है, इसी ने फेमस किया। और यहीं से डिकेडल सेंसस की शुरुआत होती है। जो डिकेडल सेंसस है,
जैसे आप लोग कहते हैं कि दशकीय जनगणना, तो दशकीय जनगणना की शुरुआत भी यहीं से होगी। दशकीय जनगणना, हमें दो तीन चीज यहाँ पे समझनी है। देखो, ग्रीक, एरिस्टोटल, प्लेटियो, जनसंख्या, 6000 साल पहले बेबीलोन सभ्यता सेंसस कंडक्ट कराती है। मॉडर्न एस्पेक्ट में सबसे पहले हम बता देंगे किसके द्वारा, सबसे पहले हम लोग बता देंगे स्वीडन के द्वारा। जनगणना को फेमस किसने किया? जनगणना को फेमस किया 1790 में अमेरिका में। लगभग 39 लाख के आसपास इनकी आबादी हुआ करती थी, और यहीं से डिकेडल 10 की जनगणना की शुरुआत हुई, जिसमें हर 10 साल में जनगणना कंडक्ट कराई जाती है। अगर मॉडर्न एस्पेक्ट में हम इंडिया की तरफ चलते हैं, भारत की तरफ चलते हैं, तो एक बात और आपको याद रखनी है कि 1800 1800 एडी में 1800 में सबसे पहले सेंसस ये कराता है ब्रिटेन। ब्रिटेन अपने यहाँ पे कराता है। आप लोग जानते हैं कि जो ब्रिटेन कराता है वो अपने जो कॉलोनियल स्टेट हैं उन पे भी करा देता है। यहाँ पर उन्होंने सेंसस कंडक्ट कराया। इसके बाद सबसे पहले 1824 में भारत का एक शहर है इलाहाबाद। इस इलाहाबाद में सेंसस कंडक्ट कराया गया, विच इज़ नॉन एज प्रयागराज, 1824 में। सबसे पहले कहाँ पर सर? इलाहाबाद में। तो भारत में सबसे पहली जनगणना कंडक्ट कराई कहाँ पे गई, अगर आपसे कोई पूछेगा, या प्रयास कहाँ पे किया गया? 1824। एक शहर है इलाहाबाद, प्रयागराज, यहाँ पहली बार प्रयास किया जाता है। रेगुलर सेंसस नहीं थी, एक मोटा मोटा डेटा इस शहर का इकट्ठा किया जाता है कि कितने लोग हैं, क्या करते हैं, इनको हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस 1824 के थोड़े समय बाद हम लोग देखेंगे कि 1827 या 28, 1827-28 के समय एक शहर है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, काशी, यहाँ सेंसस कंडक्ट कराई जाती है। और उसके बाद 1830 पहली बार ढाका। ढाका पहला ऐसा शहर है जहाँ एक शहर की कंप्लीट सेंसस कराई गई थी। कंप्लीट सेंसस कराई गई थी, पूर्ण जो जनगणना है ढाका की करा दी गई थी, ठीक है बात। इसके बाद 1849 में सरकार ने बोला कि भैया एक 5 ईयर प्लान बना दो। किसके लिए? सेंसस कंडक्ट कराने के लिए आप एक प्लान इंट्रोड्यूस करो भैया, प्लान इंट्रोड्यूस कर दो। और 1872 जो मेयो भाई साहब आते हैं, इन मेयो साहब के द्वारा, जो मेयो साहब आते हैं, इन मेयो साहब के द्वारा पहली फर्स्ट एवर टेम्परेरी सेंसस कंडक्ट कराई जाती है। टेम्परेरी, अनियमित बोलते हैं इसको, अस्थायी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर नहीं थी। मतलब बड़े बड़े शहरों की करा ली, कुछ शहरों की करा ली, कुछ वर्गों को शामिल कर लिया, सबको शामिल नहीं किया था। लेकिन फिर भी पूरे भारत में पहली अस्थायी जनगणना, पूरे भारत में पहली टेम्परेरी सेंसस कब हुआ? 1872। किसके द्वारा किया गया? मेयो के द्वारा, अस्थायी। और इसके जस्ट थोड़े टाइम बाद 1881 1881 एक व्यक्ति आते हैं रिपन। इन रिपन के द्वारा भारत की पहली फर्स्ट एवर रेगुलर सेंसस कराई गई। प्लाडेन उस समय भारत के जनगणना महाआयुक्त थे। ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। आई होप आपको शायद ये याद हो जाए भाई कि कैसे कहानी स्टार्ट हुई। एरिस्टोटल, प्लेटियो, जनसंख्या, सारी चीज़ें। स्वीडन को हम लोग याद रखेंगे, इसने इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न टाइम में ये जनगणना कराई जाती है। अमेरिका ने सेंसस को फेमस किया, फेमस कि अगर आप ऑर्गेनाइज रहना चाहते हैं, आप बेहतर तरीके से रहना चाहते हैं, तो आप ऐसा कुछ कराइए। और अमेरिका ने ही 1790 से डिकेडल सेंसस को शुरुआत कर दिया। इसको एडप्ट किया किसने? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन फिर इसको अप्लाई करता है कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में 2-3 डेट याद रखनी है, जैसे 1824, ठीक है, 1824। आप 1827 याद रख लेंगे, 1830, 1849, 1872 और 1881, ठीक है, 1881। ये कुछ ईयर्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, और यहाँ से आपके पास सेंसस कंडक्ट हो रही होती है। कहानी चल रही है, कहानी चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।
अब देखो, जब हम लोग सेंसस की बात कर रहे होते हैं ना बच्चा, अब हम इस सेंसस की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें हमको दो एस्पेक्ट पढ़ने होते हैं, दो, जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको दो एस्पेक्ट पर चर्चा करनी होती है। अगर हम एमपीपीएससी की बात करें, तो ज़्यादा सवाल सर कहाँ से पूछे जाते हैं? एमपीपीएससी में हमसे जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं एमपी, ये एमपी से पूछे जाते हैं। और कम सवाल पूछे जाते हैं इंडिया से। देखिए, इंडिया के सेंसस से अभी तक एमपीपीएससी कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बना पाया है, लेकिन एमपी के सेंसस से ऐसा कोई साल नहीं जाता कि जहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हो। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए ये। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे, कुछ बेसिक बातें जहाँ से सेंसस के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एमपी का सेंसस भी पढ़ेंगे, इंडिया भी पढ़ेंगे। वर्ल्ड का सेंसस तो पूछेगा नहीं, ठीक है, तो इंडिया भी पढ़ना है, एमपी पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी को। देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दावली, जो शब्दावली है आप इन टर्म्स पे फोकस करिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर, सेक्स रेशियो। व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं सर लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है बच्चा? तो जो 1000 मेल होते हैं, 1000 जो पुरुष होते हैं, इस पे नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, आप इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। लिंग अनुपात मतलब दो जो जेंडर हैं, इनके बीच में रेशियो कितना है, बराबर है, इक्वल है, महिलाएं ज़्यादा हैं या पुरुष ज़्यादा हैं। तो सेक्स रेशियो की जब भी परिभाषा पूछेगी, आप बता देंगे कुछ इस तरीके से कि भैया 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं की संख्या को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। इसी तरीके से आपसे कोई पूछेगा लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी रेट, एक फॉर्मूला पूछा जाता है साक्षरता दर। तो भारत में अभी जो यूज किया जाता है वो कहते हैं कि 7 वर्ष से, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक उम्र के, ठीक है, 7+ जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को, 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हम शामिल करते हैं साक्षरता के अंतर्गत। कि कितने प्रतिशत साक्षरता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कोई पूछ लेता है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। एक शब्द है, ये देखिए, ये परिभाषा है बच्चा, ये परिभाषाएं हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व, इसको आप लोग कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं कि जो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाला जो पॉपुलेशन है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो आबादी है, आप उसको जनघनत्व के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सेक्स रेशियो, 1000 मेल पर उपस्थित फीमेल की संख्या, लिटरेसी रेट, 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं, वह साक्षर माने जाएंगे, वह लिटरेट माने जाएंगे। इस बात पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप इनको याद रखेंगे, लिंग अनुपात को निकालेंगे, तो बच्चे हमको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा कर देंगे। ये चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा, इनमें टेंशन नहीं है। ये लिटरेसी रेट है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए भैया चाइल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बता दीजिए सर, शिशु लिंग अनुपात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे 0 से 6 वर्ष की जो गर्ल्स हैं ये, और यहाँ पर 1000 जो 0 से 6 ग्रुप के बच्चे हैं ये। तो कुछ फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है भाई? चलिए देखो, जो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, और इनमें से 7 से अधिक उम्र के लोग, 7+ अधिक उम्र के लोगों की जो पॉपुलेशन है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिटरेसी रेट आ जाती है, साक्षरता। देखो, हमने बोला कि साक्षरता में किसको शामिल करेंगे? 7 से अधिक उम्र के। लिटरेसी रेट कैसे निकालेंगे? कि टोटल जो लिटरेट है, टोटल जो साक्षर हैं, इनमें 7 की एज से अधिक लोगों का अगर हम लोग भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिटरेसी रेट आ जाएगी। आप सारे बच्चे जानते हैं। मान लीजिए मुझे ग्रोथ रेट निकालनी है, क्या निकालना है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पीजीआर निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया
जो चेंज हुए हैं, है ना, जितना इंक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है, और जितना पहले था बिफोर, टोटल जो आबादी थी, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे सर, 100 से, तो क्या आ जाएगा सर, ग्रोथ रेट आ जाएगी। और मान लीजिए मुझे डिकेडल ग्रोथ रेट निकालना है, 10 की वृद्धि दर, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो न्यू पॉपुलेशन है, न्यू पॉपुलेशन, इसको ओल्ड पॉपुलेशन से माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे ओल्ड पॉपुलेशन से, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। अगर मुझे 10 की वृद्धि दर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो पुरानी जनसंख्या, नई जनसंख्या है जो बड़ी है एक डिकेड में, मतलब जो अभी हुई है इसमें 10 साल में, और पहले की जो जनसंख्या थी उसको माइनस कर देंगे, नीचे जो पहले थी उससे भाग करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैथ्स के फॉर्मूले क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चा, ये फॉर्मूले आते हैं, ये फॉर्मूले आते हैं, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो प्लीज कोशिश करिए कि आप इनको थोड़ा सा याद रखें। ये कुछ गणितीय फॉर्मूले हैं, और ये गणितीय फॉर्मूले हमारे पेपर में आते हैं। इन फॉर्मूलों को मैंने आपको बता दिया है। ये मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में कभी कभार सीधा क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है। जैसे हमसे कोई पूछता है मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट की हमसे कोई बात करता है, ये क्या है, और एक शिशु मृत्यु दर, ये हमेशा 1 लाख पे काउंट किए जाते हैं। इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इन पर भी आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको। देखो ब्रीफ करते हैं क्या समझा है। एक तो डेमोग्राफी समझा है सर, क्या होता है डेमोग्राफी के लिए नीडेड क्या है सर, सेंसस, डेटा इकट्ठा करता है। फिर हमने इसके इतिहास को देखा, भारत में आईबीसी समिति, ऋग्वेद में, वैदिक काल में ऋग्वेदा आपको बताता है, अकबर की आयने अकबरी, अंग्रेज। मॉडर्न टाइम में शुरू कौन करता है, स्वीडन। फेमस कौन करता है, अमेरिका। डिकेडल सेंसस कहाँ से शुरू हुई, अमेरिका से। भारत में 1824 सबसे पहले इलाहाबाद, 1827 में वाराणसी, 1830 में ढाका, पहली बार पूरी जनगणना हुई एक शहर की। सरकार 1849 में एक 5 ईयर प्लान लेके आती है, और आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं कि जो 1872 में मेयो के शासनकाल में पहली बार इरेगुलर सेंसस, इरेगुलर मतलब एक अस्थायी जनगणना कराई गई, एक टेम्परेरी सेंसस कंडक्ट कराया गया। और फिर 1881 में अगर हम लोग बात करते हैं तो रेगुलर सेंसस को कंडक्ट यहाँ पर करा दिया। अब हम लोग चलते हैं, जो मैंने आपसे बोला है कि हमको क्या पढ़ना है, हमको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक एमपी का सेंसस, एक इंडिया का। इंपॉर्टेंट एमपी पहले है, हम उसको यहाँ पर शुरू कर देते हैं, ठीक है भाई। आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सेशन बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, आप बेहतर तरीके से इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, हम यहाँ बढ़ने से पहले कुछ ईयर्स, जो माइलस्टोन है, कुछ ईयर्स आपको याद रखने हैं। ईयर, या जिनको आप लोग कहते हैं साल, ईयर। देखो भाई, एक तो बहुत पूछा जाता है सर 1921, 1921 ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर महान विभाजक वर्ष के तौर पर माना जाता है। क्यों माना जाता है सर, रीजन क्या है, क्योंकि जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी ये माइनस में थी। माइनस में मतलब क्या हुआ कि जितने बर्थ हुए उससे ज़्यादा डेथ हो गई एक डिकेड में, तो इसको महान विभाजक वर्ष के तौर पर जानते हैं। आप सारे बच्चे जानते हैं कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, और इस स्पेनिश फ्लू के कारण 27 लाख करोड़ों में आबादी आपके पास चली गई थी, 5 से 6 करोड़। तो जो डिफरेंस था ये 27 लाख के अराउंड था, कि लोगों की संख्या ज़्यादा है मरने वालों की, और जन्म लेने वालों की कम है। तो इसीलिए इसे ग्रेट डिविडेंट ईयर बोला जाता है। ग्रेट डिविडेंट ईयर, महान विभाजक वर्ष क्या है सर, 1921, याद रखिएगा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो एक है 1971, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन बोला जाता है। जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। क्या बोलते हैं सर हम लोग, जनसंख्या विस्फोट। यहाँ पर बहुत इंक्रीज हुई, अभी तक सबसे ज्यादा अगर वृद्धि कहीं पर हुई है तो आप बता देंगे यही देखने को मिलेगा इसी समय पर। इसके पीछे रीजन था सर, रीजन क्या था, आप सारे बच्चे जानते हैं कि जो बांग्लादेशी है ना,
बांग्लादेश, बांग्लादेश माइग्रेशन, हमने बांग्लादेश को अलग करा दिया और यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, तो ये इसके पीछे एक रीजन था। ये 2 ईयर आप लोग याद रख लेंगे, यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी कहानी याद रखने के लिए। देखिए 2011 में सेंसस कंडक्ट कराई गई है। अगर अभी हमको बात करनी है तो किसके बारे में करनी है? 2011 की सेंसस, ठीक है। 2011 जो सेंसस है इस पे चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट क्या है? तो जनगणना कराता कौन है, किसका काम है, समझिए। तो हमने एक एक्ट बनाया, सेंसस एक्ट। सेंसस एक्ट कब बनाया? 1948 में, 1948 में हमने एक्ट बना दिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों से बोलता है भारत के संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 है, 246, ये कहता है कि जनगणना कराने का काम किसका है सर? यूनियन का है, संघ सरकार का। जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल के सब्जेक्ट नंबर 69 पर बोला गया है कि संघ सरकार इसको कंडक्ट कराएगी। और सेंसस एक्ट में बोल दिया है कि हमारे पास एक ऑफिसर होगा विच इज योर सेंसस कमिश्नर, और ये जाना जाएगा जनगणना आयुक्त के नाम से। तो सेंसस कमिश्नर है 1948 के अंतर्गत, इसको जनगणना करानी है, यही व्यक्ति सबसे बड़ा अधिकारी होगा। ये काम किसका है? ये काम है आपके पास संघ सरकार का। आर्टिकल 246 में लिखा गया है, और जो 7वीं अनुसूची इसके सब्जेक्ट नंबर 69 पर भी यही मेंशन है कि भैया ये काम कौन कराएगा? ये काम कराने वाली है संघ सरकार, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये बातें आप लोग याद रख लेंगे। 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये भारत की, भारत मतलब इंडिया, इस इंडिया की सर कौन सी सेंसस है? आप बता देंगे 15th है, 15वें नंबर की। स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया की आपको ये 7th देखने को मिलेगी, 7th, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो 21st सेंचुरी है, आपसे कोई पूछ सकता है कि जो 21वीं शताब्दी है इसकी कौन सी जनगणना है? इसकी 2nd सेंसस है, इसकी दूसरी जनगणना है। हम चलते हैं एमपी। तो देखो, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की ये स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना है। क्यों? क्योंकि हम 51 में एक राज्य नहीं बनी थी, 61 में पहली बार सेंसस हुआ। 61, 71, 81, 91, 201 और 211, तो एमपी की 6वीं जनगणना है। एमपी की 6वीं जनगणना है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत की 7वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7th, और हमारी कौन सी है सर? 6वीं है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो हमें परेशान कर सकते हैं 2011 की सेंसस को लेकर, 2011 की सेंसस को लेकर। एक तो याद रखना है कि इस सेंसस में इसका जो कार्य किया गया था प्रारंभ, ये हुआ था अप्रैल 2010 से। इसका जो फाइनल डेटा आया, ये फाइनल डेटा आया बेटा 2013 में, 2013 में आया। सबसे पहले किसकी जनगणना कराई जाती है? तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति और उनसे संबंधित डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर बाकी लोगों के जो हमारे अधिकारी होते हैं उनकी जनगणना हम लोग कंडक्ट कराते रहते हैं। फाइनल डेटा कब आया? 2013 में। इसका जो लोगो था, लोगो हुआ करती थी एक स्किल्ड फीमेल टीचर। इसका लोगो बनाया है स्किल्ड फीमेल टीचर। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रगणक महिला शिक्षिका, और इसका जो मोटो है, मोटो कॉमनली नॉन एज आदर्श वाक्य। इनका जो आदर्श वाक्य है, ये आदर्श वाक्य क्या बनाया है सर हम लोगों ने? हमने बनाया हुआ है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इस तरीके से इसका आपके पास क्या है? मोटो है। हमने पहली बार एनपीआर बनाया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये यहीं पर ऐड कर दिया, और इसमें 15 विवरण शामिल किए जाएंगे। 15 विवरण जो लोग हैं इनसे रिलेटेड 15 जो विवरण हैं इनको शामिल किया जाएगा। तो एनपीआर कब बनाया गया? एनपीआर बनाया गया हमने इसी में
और जो टैबलेट्स हैं, इन टैबलेट्स के माध्यम से आप लोग कह सकते हैं डिजिटल, जो डिजिटल सेंसस है, इस डिजिटल सेंसस की शुरुआत भी यहीं से होती है कि टैबलेट के माध्यम से सेंसस कंडक्ट कराएगा। अप्रैल 2010 में शुरुआत हुई, फाइनल डेटा कब आया? 2013 में। लोगो क्या है? एजुकेटेड फीमेल टीचर। मोटो क्या है? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। एनपीआर 15 विवरण यहाँ पर शामिल कर लिए और टैबलेट के माध्यम से सेंसस को कंडक्ट कराया गया। सारी कहानी, सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं? चलो समझते हैं। अब ये आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश, इसकी कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले एरिया, एरिया विच इज योर क्षेत्रफल। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, आप सारे बच्चे जानते हैं कि हमको देखने को मिलता है 308252 किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सेंसस। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 308252 किलोमीटर स्क्वायर एरिया देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें, ये भारत का इंडिया में इसकी जो रैंकिंग है वो सेकंड है। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे बड़े राज्य हैं। लेकिन अगर अभी की कोई आपसे बात करता है अभी एरिया कितना हो गया है, तो अभी एरिया हो गया है 308245 किलोमीटर स्क्वायर। 308,245 किलोमीटर एरिया हो गया है मध्य प्रदेश का। और ये जो 7 किलोमीटर स्क्वायर का विवाद है, ये है सॉरी करार घाटी विवाद। ये आपको देखने को मिलेगा करार घाटी विवाद या करार वैली विवाद, जो कि एमपी और सीजी के बीच में चल रहा है। और कहाँ पर है सर? ये अमरकंटक वाले रीजन में है। मतलब ये आपको इधर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जगह पड़ती है करार वैली। ये 7 किलोमीटर का एरिया है। एमपी और सीजी के बीच में विवादित था, छत्तीसगढ़ को चला गया है। तो 2011 के क्षेत्रफल के आधार पर आपका एरिया इतना है, याद रखिएगा। भारत में सेकंड नंबर पर, इंडिया में अभी से एरिया इतना है, अभी भी सेकंड नंबर पर आते हैं। 7 किलोमीटर का विवाद है, एक डिस्प्यूट है किस किस के बीच में। तो आप बता देंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में ये एरिया अब हमने सीजी को दे दिया है, ध्यान रखें। अगर आपसे कोई पूछता है सर एरिया, तो इस एरिया के आधार पर हमारा जो सबसे बड़ा जिला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा जिला। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में हमको 2 फैक्ट कम से कम पता होना चाहिए कि भाई जो लार्जेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है ये कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो आप बता देंगे सबसे ज़्यादा एरिया सर छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा के आधार पर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? 2011 की बात कर रहे हैं बच्चा, तो 2011 में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल के आधार पर दतिया। एक बात मैं क्लियर कर दूं, 2011 की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है सर? छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप बता देंगे दतिया। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन, तो डिवीजन में आपको याद रखना है कि एरिया की जब भी बात करेंगे, एरिया में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिवीजन है, वो है जबलपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपके पास जबलपुर है। और अगर हम लोग बात करेंगे जिसके पास मिनिमम है, वो आपके पास कौन है सर? शहडोल है। सबसे छोटा संभाग किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर शहडोल। समझिए इतना एरिया है 11 की सेंसस के हिसाब से, अभी इतना हो गया है, सेकंड नंबर पर आता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हमारा है छिंदवाड़ा। सबसे छोटा जिला है आपका दतिया, 2691 किलोमीटर। ये लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में है। ऐसा है 11,118, ठीक है, 11,000 वर्ग किलोमीटर। और इसके पास कितना है सर? 2691, 2,691। कहानी क्लियर है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है, जिसमें छिंदवाड़ा आएगा वही बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन सा है? शहडोल। क्षेत्रफल में यही चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। आप अगर जिलों को याद रखना चाहें तो छिंदवाड़ा के बाद शिवपुरी के बाद सागर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। छोटे में दतिया के बाद भोपाल के बाद भोपाल, फिर आपके पास हरदा,
आप ये भी याद रख सकते हैं, 3 3 जिले याद रख सकते हैं, बस एक एक फैक्ट अगर आपको याद रखना है तो एक एक फैक्ट आपके सामने क्लियर है। सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, क्षेत्रफल। सेकेंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे सर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इट्स और जनसंख्या। किसी भी राज्य के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, एक है एरिया, एक है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन है सर 726262809, 726262809, 7,26,26,809। ये अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन के आधार पर हम इंडिया में आते थे छठवें नंबर पर, छठवें नंबर पर, लेकिन प्रेजेंट में आते हैं 5वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया। लेकिन 2011 का जो सेंसस है, 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना के अकॉर्डिंग तो हम कहाँ आते थे, हम छठवें नंबर पर, अभी 5वें पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, 72626,809। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। देखो, अगर कोई हमसे पूछता है भाई हमें बता दीजिए कि पॉपुलेशन में ज़्यादा आबादी किसकी है, तो पॉपुलेशन में ज़्यादा आबादी सर आपको किसकी देखने को मिलेगी, इंदौर की। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा लगभग 32 लाख आबादी है। पॉपुलेशन सर्वाधिक किसकी है, इंदौर की। और मिनिमम किसकी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं हरदा। सबसे कम जो आबादी है सर ये किसकी है, ये हरदा की है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है सर कि जो संभाग है, डिवीजन है, इस डिवीजन में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी देखने को मिलेगी, तो जो हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जनसंख्या के आधार पर, तो जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जिसकी सर्वाधिक पॉपुलेशन है, वो है इंदौर। आप सारे बच्चे जानते हैं इंदौर। और जिसके पास मिनिमम आबादी है, सबसे कम पॉपुलेशन है, वो है आपके पास हरदा। अगर यही क्वेश्चन आपके पास कोई बना देता है सर डिवीजन से, डिवीजन संभाग, तो संभाग में जो सबसे ज़्यादा आबादी होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी सर, ये किसकी होगी, ये इंदौर की होगी। आप सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि इंदौर के आसपास बहुत आबादी है। और जो मिनिमम पॉपुलेशन ये किसकी होगी सर, ये आपको शहडोल की देखने को मिलेगी, शहडोल की। तो ये कुछ फैक्ट हैं, प्लीज थोड़ा सा डिवीजन वाला एक बार आप चेक कर लेना बच्चा, डिवीजन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, डेटा उतना याद नहीं रह पाता है, तो कोशिश करिए आप डिवीजन को एक बार क्रॉस चेक कर लें। बाकी सारे डेटा से आपको ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन वाला एक हमको थोड़ा परेशान कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो जनसंख्या किसकी कितनी है, इतनी, कितने परसेंट, सबसे बड़ा जिला कौन है, इंदौर, पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन सा है आपके पास, हरदा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर तीसरे नंबर पर लिटरेसी रेट। थर्ड वन इज योर लिटरेसी रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर लिटरेसी रेट। साक्षरता दर किसको शामिल करते हैं साक्षरता के अंतर्गत, ये भी आप लोग समझ गए, 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी है, तो बेटा 69.30%, 69.30। लेकिन जो फाइनल डेटा आया, इसने बोला कि 70.30, मतलब 70 और 70.30 दोनों आ जाए, आप लगा सकते हैं। ये बताया इन्होंने फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग कि भैया जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की सेंसस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। एमपी की जो सेंसस है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब शुरुआती आंकड़े जारी किए गए कितनी थी, इतनी, जब फाइनल डेटा आया तो कितनी थी, इतनी। क्लियर है भाई, चलिए अब इस आबादी में आपसे कोई पूछ सकता है, अगर हमसे कोई पूछेगा सर मेल, तो मेल है हमारे पास 80, सॉरी, इस डेटा को हम लोग देखते हैं तो ये इतनी आबादी है 70.30%, आप इसको याद रखेंगे। अगर हम लोग लिटरेसी रेट की यहाँ पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले सर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कि कौन सा जिला ज़्यादा शिक्षित है। तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ की है, मैक्सिमम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगी जबलपुर की। सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला है वो जबलपुर है सर, कितना है, 81%। और मिनिमम लिटरेसी रेट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये है अलीराजपुर, और अलीराजपुर के पास है 36.1%, है ना।
अधिकतम लिटरेसी रेट भोपाल की है, सॉरी जबलपुर की है। अच्छा, आप इसमें एक और फैक्ट याद रख सकते हैं, आप इसमें एक और फैक्ट याद रखना चाहते हैं, जैसे अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो मेल लिटरेसी रेट है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ये आपको देखने को मिलेगी जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में। और जो फीमेल मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट है, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक महिला कहाँ की साक्षर है? भोपाल की। अगर हम लोग बात करें मिनिमम मिनिमम मेल लिटरेसी रेट, तो ये भी अलीराजपुर की है, और मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट तो ये भी आपके पास अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर तीनों में टॉप पर है, तीनों पर टॉप पर है। महिला साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में ओवरऑल कम कम, सबसे कम आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आप सारे बच्चे बता देंगे सर अलीराजपुर में देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई, देखो साक्षरता 69.30 हुआ करती थी। फाइनल डेटा की बात करते हैं तो 70.30 आई। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है हमारा सर जबलपुर, 81%। सबसे कम कहाँ पर है? अलीराजपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जबलपुर की 81। सबसे कम, सॉरी, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भोपाल की 74%। सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर की 40% के आसपास। सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर की 37% के आसपास। ठीक है भाई, चलिए अगर डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन डिवीजन तो दो चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट कहाँ पर है? मैक्सिमम लिटरेसी रेट तो ये जबलपुर में, जबलपुर। और आपसे कोई पूछ सकता है सर मिनिमम कहाँ पर है? तो मिनिमम लिटरेसी रेट आपको इंदौर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर रहेगी सर? इंदौर में देखने को मिल जाती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी सर? साक्षरता दर की। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? देखो एक ही डेटा क्यों बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि आजकल उतने सवाल नहीं बन रहे, बेसिक सवाल बनते हैं। और बेसिक सवाल के लिए कंसेप्ट क्लियर हो, कितने परसेंट है, सर्वाधिक साक्षर कौन है, सबसे कम साक्षर कौन है, कौन सा संभाग ज़्यादा साक्षर है, कौन सा संभाग कम साक्षर है। इंदौर में अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी सारे ज़िले आते हैं, इनकी लिटरेसी रेट कम है, इसीलिए साक्षरता दर आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। इस बात पे ध्यान रखिएगा। जबलपुर में बालाघाट जैसे डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, इसीलिए यहाँ पर साक्षरता दर हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सर सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो विच इज योर लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, अगर हम लोग लिंग अनुपात की बात करें तो कितना है सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का? एमपी का जो सेक्स रेशियो है ये 931 है, 931। भारत का 943 है, ठीक है, 931। आपसे कोई पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है, अधिकतम जो लिंग अनुपात है ये कहाँ का है? आप बता देंगे सर बालाघाट। कहाँ का है? बालाघाट। और बालाघाट का कितना है? 1021। मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ का है? मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ का है? आप बता देंगे ये है भिंड। भिंड, भिंड का कितना है सर? 837। 837, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो सेक्स रेशियो सर्वाधिक कहाँ पर है सर? बालाघाट में है, और सबसे कम कहाँ पर है सर? भिंड में है, 837 के आसपास। अगर हमसे कोई पूछता है सर चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये है आपके पास 919, 919। बहुत कम है बच्चा, सही करना है इसको। मैक्सिमम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा आपके पास है चाइल्ड सेक्स रेशियो, आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर में, अनूपपुर। और मिनिमम कहाँ देखने को मिलेगा? तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा मुरैना में। ये कुछ फैक्ट है जो हमको परेशान कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। शिशु लिंग अनुपात सिर्फ 919 है बच्चा, 919। अगर बच्चियों को हम मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? बचाना है, बचाना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो सेक्स रेशियो क्लियर है आपको, अधिकतम कहाँ पर है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसी के बाद हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी नॉन एज जनघनत्व। परिभाषा हम सबकी पढ़ चुके हैं कि भैया जनघनत्व का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को आप लोग क्या बोलते हैं सर? आप बोलते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब
हमसे कोई पूछ सकता है कि सर जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है मध्य प्रदेश की। करेक्ट आंसर इज 236, 236, 236 है, याद रखिएगा। 290, 196 से 236 के आसपास पहुंच गई है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इट्स योर भोपाल, भोपाल। और भोपाल की है सर कितनी, 855। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल 855। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, तो आप सारे बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, डिंडौरी। डिंडौरी का कितना है सर, 94। सर्वाधिक किसका है सर, भोपाल का 855। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं। और सबसे कम किसका है, आप सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, डिंडौरी। 94 आपको देखने को मिलेगा। कितने रहेंगे सर, 94। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर है सर, साक्षरता आपको क्लियर, सॉरी जनगणना आपको क्लियर है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लगभग सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। हमने देखो लिटरेसी रेट देख लिए, हमने सेक्स रेशो देख लिया है, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देख ली है, हमने एरिया देख लिया है। अब अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की, तो पूरे पॉपुलेशन में अर्बन एंड रूरल, सर कितनी अर्बन आबादी है और कितनी रूरल आबादी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, कितनी अर्बन आबादी है और कितनी रूरल आबादी है। क्वेश्चन कभी कभार आपके पास आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लगभग लगभग आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 72 पॉइंट कुछ परसेंट के आस, सॉरी लगभग 72%, 72% के आसपास रूरल आबादी है और 27 दशमलव कुछ परसेंट आपके पास, ऐसा 27.63% आपकी अर्बन। तो शहरी आबादी सिर्फ इतनी है और रूरल आबादी आपको देखने को मिल जाएगी ये 72.27 है ना। ये परसेंट आप प्लीज एक बार थोड़ा चेक कर लेना, ये हमारी अर्बनाइजेशन की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कहानी को और एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई नगरीकरण के बारे में, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कि भैया अर्बनाइजेशन को बता दीजिए। दो सवाल यहां से आते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज में, परसेंटेज में नगरीकरण प्रतिशत में, तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर हुआ है, आप कह देंगे प्रतिशत में भोपाल। भोपाल की लगभग 80% आबादी, लगभग 80% आबादी सर कहाँ पर रहती है, शहरी एरिया में रहती है। और अगर हम बात करते हैं सर मिनिमम परसेंटेज में, मिनिमम, तो आप लोग बता देंगे सर ये है डिंडौरी। डिंडौरी में सबसे कम शहरी लोग रहते हैं, शहरी लोग प्रतिशत में। ठीक है, अगर इसी चीज को आपसे कोई पूछ लेता है सर पॉपुलेशन में, संख्या में, कि भैया आप नंबर में बता दीजिए, नंबर में, तो सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं ना, मैक्सिमम ये लोग रहते हैं सर इंदौर में। सर्वाधिक नगरीय आबादी सर कहाँ रहती है, इंदौर में। और जो मिनिमम है ये कहाँ रहते हैं, सॉरी जो सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं देखिए ये मैक्सिमम परसेंटेज है कि सर्वाधिक परसेंट में कहाँ पर लोग रहते हैं, भोपाल में। और सबसे कम परसेंटेज में लोग कहाँ पर रहते हैं, ये आपके पास डिंडौरी शहरों में, लगभग 95% के आसपास आबादी। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि सर्वाधिक लोग पॉपुलेशन में कहाँ रहते हैं, इंदौर में, और आपसे कोई पूछ सकता है, अच्छा बेटा समझिए, ये मैक्सिमम है परसेंटेज में और ये मैक्सिमम है परसेंटेज में, ग्रामीण आबादी सर्वाधिक यहाँ की है। ठीक है, और ये हम लोग इंदौर की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। और वैसे आपके पास आ जाएगा हमारा रीवा। रीवा में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो गांव में रहते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आध फैक्ट इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ कोशिश करिएगा आप उसको अवॉइड करें। अब देखो
हमें हर एक डेटा का, ठीक है, हर एक पॉइंट के 5-5 डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं। कोशिश करनी है कि 4-4 5-5 डेटा याद करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सर पॉपुलेशन को लेकर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, जनसंख्या, समझिएगा। अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे बच्चा, तो जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन आ जाएगा सर? पहले नंबर पर आ जाएगा इंदौर। इंदौर कितनी आबादी है सर? 32 लाख की आबादी है। सेकेंड नंबर पर कौन आ जाएगा? जबलपुर, क्योंकि जबलपुर की आबादी कितनी है सर? 24 लाख की है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है सर? इंदौर है, 32 लाख की आबादी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपको कौन? जबलपुर, 24 लाख की आबादी है। तीसरे नंबर पर आएगा सागर, ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर आता है सागर, और सागर की जो आबादी है वो है 23,78,000। और चौथे नंबर पर आता है भोपाल। भोपाल, जो भोपाल की आबादी है ये है 23,71,000। तो ऐसे हमें याद रखने हैं। जैसे हमने अधिकतम जनसंख्या की बात की कि किसकी आबादी, पॉपुलेशन में 3-4 बड़े डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए। और यहीं अगर हम छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे ये टॉप है, अब हम लोग लास्ट की बात करें सर, आप लास्ट बता दीजिए, आप छोटे बता दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे सबसे कम कहाँ की आबादी है सर? हरदा की है। हम सारे बच्चे जानते हैं कि हरदा की जो आबादी है ये नियर बाई आपको 5 लाख देखने को मिलेगी। हरदा की आबादी 5 लाख आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे उमरिया, श्योपुर। इसके बाद आ जाएगा सर कौन? उमरिया। उमरिया के बाद आ जाएगा श्योपुर, और श्योपुर के बाद आपके पास आ जाएगा डिंडौरी। कौन आ जाता है सर? डिंडौरी। तो ऐसे करके आप 5-5 अगर जिले याद कर लेते हैं, 5-5 जिले अगर आप लोग याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ कि भैया सबसे ज़्यादा आबादी किसकी? इंदौर की है, 32 लाख। ये इसके बाद आ जाएगा जबलपुर, 24 लाख, फिर सागर, फिर भोपाल। यहाँ हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडौरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डेटा आपके हाथ में है, आप लोग को याद करना है। जितना बेहतर याद करेंगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलिए अगर हम इसी तरीके से जैसे सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो, तो इसमें भी 5 जिले याद करना कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अधिकतम, कि अधिकतम सेक्स रेशियो किनका है। तो सबसे पहले आप लोग बता देंगे सर बालाघाट। बालाघाट का हम सारे बच्चे जानते हैं कितना है? 10-21 है, ठीक है, 10-21। इसके बाद आ जाएगा सर कौन? अलीराजपुर। अलीराजपुर, इसका हमको देखने को मिलेगा 10-11। फिर हमको देखने को मिल जाएगा मंडला। मंडला का हमको देखने को मिलता है 1008। फिर आ जाता है चौथे नंबर पर डिंडौरी, और डिंडौरी का कितना है सर? डिंडौरी का है 1002। तो बड़े जिले अधिकतम जिनका सेक्स रेशियो बहुत अधिकतम है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। अगर ये हम लोग यहाँ पर बात करें सर लीस्ट, लीस्ट किसका सबसे कम है? किसका सबसे कम है? तो सबसे टॉप पर हम किसको रखेंगे सर? आप सारे बच्चे जानते हैं सर, भिंड। भिंड कितना है? 837। फिर मुरैना, मुरैना कितना है सर? 840, 840। तीसरे नंबर पर ग्वालियर कितना है? 867, सॉरी 864। और फिर है दतिया, और दतिया का कितना है सर? 867। तो ये अधिकतम बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, 4-4 जिले, 4-4 जिले याद रखना है। आप मैप में शो कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। मैप में शो कीजिए, इनको याद कीजिए, ठीक है। जैसे हमने एरिया को, एरिया की यहाँ पर बात कर सकते हैं हम, हर किसी के 4-4, 5-5 जिले। मेरा काम है चीज़ों को आसान बनाना, मेरा काम है कैसे अपन को बेहतर बना सकते हैं ये आपको बताना। जैसे एक डेटा और पूछा जाता है, एस टी समझिएगा। एस टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, खैर इनको हम ट्राई में पढ़ लेंगे बेहतर तरीके से, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप इसको एक बार याद रखिए। देखो
हमारी जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, इस टोटल पॉपुलेशन का 21% है, 21.6%। ठीक है, याद रखिएगा। मैक्सिमम एसटी, मैक्सिमम एसटी, एसटी सबसे पहले पॉपुलेशन में कहाँ आती है सर? धार में। सबसे ज़्यादा यहीं पर है। परसेंटेज में, परसेंटेज में है अलीराजपुर में, अलीराजपुर में। ठीक है भाई, चलिए। मिनिमम, मिनिमम पॉपुलेशन में भी भिंड और परसेंटेज में भी आपके पास भिंड। ठीक है, यही है। तो खत्म कहानी। सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है एसटी की? धार में। जनसंख्या में, परसेंटेज में कहाँ पर है? अलीराजपुर में। सबसे कम कहाँ पर है? भिंड में। अगर हम लोग बात करें सर एससी, याद रखिए एससी में जो मैक्सिमम आबादी है पॉपुलेशन में, ये कहाँ है सर? पॉपुलेशन में इंदौर में। पॉपुलेशन में कहाँ पर है सर? इंदौर, याद रखिएगा। और परसेंटेज में कहाँ पर है? तो परसेंटेज में आपको देखने को मिल जाता है उज्जैन, उज्जैन। अब मिनिमम कहाँ होगी सर? तो मिनिमम में दोनों जगह आपके पास क्या है सर? झाबुआ। दोनों में आपके पास कौन है? झाबुआ। परसेंटेज में भी यहाँ पर कम है और पॉपुलेशन में भी आपके पास यहीं पर कम है। ऐसे कुछ फैक्ट हैं सेंसस से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर परेशान करते हैं, जो आपको यहाँ पर परेशान करते हैं। आप इनको एक बार देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हर एक चीज़ के पाँच, पाँच नहीं तो टॉप 3, टॉप 3 अगर आपने याद कर लिए, आप एरिया में याद कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन में याद कर सकते हैं, आप सेक्स रेशो में याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी वाले याद करना आपका काम है। आप जब तक याद नहीं करेंगे चीज़ें याद नहीं होंगी। आप लिटरेसी रेट में याद कर लीजिए। 3 बड़े ज़िले इंदौर, सॉरी जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जबलपुर, इंदौर, भोपाल। एरिया में छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सागर। याद कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? याद करना है। जितना हम याद करेंगे उतना बेहतर हम लोग होते चले जाएंगे और बेहतर बनना ही हमारा यहाँ पर क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो कोशिश हमको यही करनी है कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सेंसस के डेटा को याद करें। जितना बेहतर तरीके से आप लोग याद करेंगे उतने बेहतर आप लोग यहाँ पर होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं भारत में जनगणना। एक बात ध्यान रखिएगा कि जनगणना का जो संचालन है, संचालन आपसे कोई पूछ सकता है, द सेंसस इज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? तो जनगणना आयुक्त। और जो जनगणना आयुक्त है ये किसके अंदर में काम करता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। तो एक बहुत प्यारा सा सवाल बन सकता है कि भारत की जनगणना को कौन कंडक्ट करता है? सेंसस कमिश्नर। और जो सेंसस कमिश्नर है, ये सेंसस कमिश्नर किसके अंडर में काम करता है? आप बता देंगे, सेंसस कमिश्नर अंडर दी होम मिनिस्ट्री काम करता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा कि जनगणना को कंडक्ट कराने का काम किसका है? जनगणना आयुक्त का, सेंसस कमिश्नर का। ये जनगणना आयुक्त किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। हम ध्यान रखेंगे 1951, 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। हमने एक जनगणना, एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया क्योंकि आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारे पास कोई कानूनी, संवैधानिक, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मतलब कहीं प्रावधान किया गया है कि हमको जनगणना करानी है, इसको कौन कराएगा, किसकी जिम्मेदारी है, इसको लेकर कोई प्रोविजन है? यस सर, है। क्या है? समझिए। सेंसस एक्ट, जनगणना अधिनियम 1948 का है, 1948 का। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत में जो सेंसस कराई जाती है ये कौन से एक्ट के अंतर्गत कराई जाती है? सेंसस एक्ट 1948। एक्ट बनाने का अधिकार, जो अधिनियम है बनाने का अधिकार किसको है सर? संसद को है। तो 1948 में हमने एक एक्ट बना दिया, जैसे हम लोग जनगणना अधिनियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 246 है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 246 जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ का विषय मतलब क्या है? समझिए। देखिए, हमारी जो एक शेड्यूल है 7th, इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट और एक है कंकरेंट।
यूनियन लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे काम जो संघ सरकार करेगी। कौन करेगा सर? संघ सरकार करेगी। तो ऐसे लगभग 100 विषय हैं और इन विषयों पे कानून बनाने की जो शक्ति है ये केंद्र सरकार को है। इटली स्टेट लिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार इन पर जो शासन करेगी वो राज्य सरकार करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कनकरेंट मतलब दोनों लोग इस पे कानून बना सकते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि जो सेंसस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है ये किसकी है? ये संघ सरकार की है। सेवेंथ अनुसूची का जो सब्जेक्ट नंबर 69 है यहाँ पर इसका वर्णन है। तो यहाँ से तीन चीजें निकल कर आती हैं कि भाई हमारे पास जो सेंसस एक्ट है, एक्ट कब का है सर? 1948 का। भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, ये कहता है कि भैया ये जिम्मेदारी किसकी है? ये यूनियन गवर्नमेंट की है। और अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि जो सेवेंथ शेड्यूल है इसके कौन से नंबर पर, 69 नंबर का, 69 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो ये कहता है कि ये जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सूचना की गोपनीयता, ठीक है, प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब ये लोग जनगणना करने आते हैं इतनी सारी बातें, इतने सारे फैक्ट, सब कुछ हमारे बारे में जान कर चले जाते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका डेटा लीक नहीं होगा? तो सेंसस एक्ट 1948 इस बात की गारंटी देता है कि जनगणना में जो भी आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं या जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है उसको न्यायालय के मांगने पर भी हम नहीं दे सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं है, डेटा यहाँ से ब्रीच नहीं होगा, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो सेंसस कंडक्ट कराई जाती है वो सिक्योर है, उसको में प्राइवेसी है? हाँ बिल्कुल है। आपकी जानकारी सिर्फ पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हुए हैं इसके लिए ली जाती है, ना कि किसी और को देने के लिए। तो किसी को दे नहीं सकते, ये सिक्योर्ड है और इसकी गारंटी देता है 1948 का सेंसस एक्ट। इतिहास की बात करते हैं थोड़ा सा। भारत में जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ से सवाल थोड़े से कम बनते हैं लेकिन फिर भी देख सकते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद से हमको पता चलता है, ऋग्वेद जो ऋग्वेद है इससे हमको आइडिया लगता है कि अगर हम लोग देखेंगे 600 से 800 से लेकर 600 बीसी पूर्व के आसपास लोगों ने एक थोड़ा सा जनसंख्या गणना को बनाए रखा हुआ था। देखिए इस समय ये लोग छोटे छोटे उसमें रहते थे, कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे समूह में रहते थे। तो अपने समूह की जानकारी होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने कबीले के हैं, कितने लोग हैं जो बाहर के हैं। इसीलिए ऋग्वेद में ऐसा बोला गया है कि कबीला का जो प्रमुख हुआ करता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो जनगणना मतलब लोगों की जानकारी रखे कि कौन अपने ग्रुप का है, कौन दूसरे ग्रुप का है, ताकि ऐसा ना हो कि अपने ग्रुप में कोई आ जाए और लोगों को नुकसान पहुंचा दे। तो पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में ऐसा कुछ होता था क्या? हाँ, व्यवस्थित नहीं होता था, कोई सरकारी काम नहीं होता था, लेकिन जो मुखिया हुआ करता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौटिल्य, कौटिल्य ने एक साप्तांग थ्योरी दी है। आप सब लोगों ने देखा होगा साप्तांग थ्योरी। इस साप्तांग थ्योरी में उसने बोला गया है भैया प्रजा, जो प्रजा है, ठीक है, इस प्रजा का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो हमको पता चला गया है, कहाँ पर? अर्थशास्त्र में। ये कहते हैं कि प्रजा होगी तब इन पे राजा टैक्स लगाएगा और इन पे जो टैक्स लगाएगा उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और इस रेवेन्यू से हम अच्छी आर्मी बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना सकते हैं। तो ऋग्वेद में पता चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि जो कौटिल्य है ये भाई साहब भी आपको बता रहे हैं कि पॉपुलेशन जो सेंसस है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, मॉडर्न समय की आपसे कोई बात करेगा कि भाई मॉडर्न टाइम में कब आपके पास शुरुआत हुई? इंडिया में, इंडिया में समझना। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1800 में अपने यहाँ पे जनगणना कंडक्ट कराई और जो वहां पर ऐसा करते थे इसी को इंडिया में लेके आ जाते थे, इसी को इंडिया में लेके आ जाते थे, समझिएगा। अंग्रेजों ने 1800 एडी में पहली सेंसस कंडक्ट कराई अपने ब्रिटेन में। उसके जस्ट बाद आफ्टर दैट अगर हम लोग देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827-28 में जनगणना करवाई गई। आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न टाइम में सबसे पहले जनगणना भारत में किस शहर में कंडक्ट कराई गई थी? सबसे पहले कहाँ पर कंडक्ट कराई गई? आप बता सकते हैं कि 1824 में एक प्रयास किया गया था
इलाहाबाद में सेंसस को कंडक्ट कराने का। आफ्टर दैट बनारस में 1827 और 1828 में जनगणना को कंडक्ट कराया गया। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, एक भारतीय शहर की पहली जो कंप्लीट सेंसस है, कंप्लीट समझिएगा, यहां पर प्रयास किए गए थे, लेकिन एक कंप्लीट सेंसस है 1830 में, 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में कराई गई थी। समझिए, देखो 1824, 1824 क्या आ गया सर, 1824 में आ गया आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद हम लोग बात करते हैं 1827, यहाँ पर आ जाता है बनारस, ठीक है, और 1830 में आ जाता है ढाका। तो जो 1824 था, 1827 था, यहाँ पर सिर्फ प्रयास किए गए, सिर्फ प्रयास कराए नहीं है। हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका की पूरी जनगणना कराई गई। तो पहली बार किसी शहर की जनगणना कराई गई 1830 में। आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। दूसरी जनगणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा कराई गई थी, याद रखें। 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। 1849 में बोला कि भैया 5 साल तक आप इस जनसंख्या को लेकर थोड़ा सा काम करते रहें, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक की कहानी क्या है सर? अभी तक की कहानी सिर्फ इतनी सी है इस बात को लेकर। अगर मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो सिर्फ इतना सा आपके सामने आता है। क्या? देखो, सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि भैया जो सेंसस एक्ट है, ठीक है, सेंसस जो एक्ट है, ये सेंसस एक्ट कब का है? ये है 1948 का, 1948 का। इसी के अंतर्गत हम जो जनगणना है, इस जनगणना को कंडक्ट करते हैं, जनगणना को कंडक्ट करते हैं। इसी ने बोला गया है कि हमारे पास एक सेंसस कमिश्नर होगा, एक सेंसस कमिश्नर होगा, ध्यान रखिएगा। और ये किसके अंडर में काम करेगा? ये अंडर दी होम मिनिस्ट्री काम करता है, जो गृह मंत्रालय होता है इसके अंडर में ये वर्क करता है, अंडर दी होम मिनिस्टर ये वर्क करता है। 1948 में हमने बना दिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई क्या आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या कोई संवैधानिक प्रावधान है जनगणना को लेके? हाँ सर, संवैधानिक प्रावधान है। जैसे कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 246, ये बोलता है कि भैया ये जिम्मेदारी किसकी है? ये यूनियन गवर्नमेंट की है। 246 शेड्यूल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेड्यूल्ड में ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, और क्रम पर ये 69वें नंबर पर है। क्रम पर ये कहाँ पर है सर? 69वें नंबर पर है। एक और क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इसके इतिहास की बात करें सेंसस का, तो हिस्ट्री में हमको 2-3 चीजें याद रखनी। जैसे सबसे पहले ऋग्वेदा, ऋग्वेद कहता है कि भाई हमने थोड़ी सी जो जनगणना है, मतलब लोगों के बारे में जानकारी रखना स्टार्ट कर दिया था कि कौन हमारे समूह का हिस्सा है, कौन नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा, जो कौटिल्य महोदय हैं, इनके द्वारा एक साप्तांग थ्योरी दी जाती है, और इसमें जन राजा के लिए प्रजा का होना जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो अकबर है, इस अकबर के समय पर आईने अकबरी, जो आईने अकबरी है, इस आईने अकबरी में भी जनगणना से रिलेटेड बात की गई है कि हमको सेंसस कंडक्ट कराना चाहिए। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न, जैसे आप लोग कहते हैं आधुनिक समय, इस मॉडर्न टाइम में वेरी फर्स्ट देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं, इन ब्रिटिशर्स के द्वारा 1800 में खुद की सेंसस कंडक्ट करा दी गई। ये वहां जो करते थे उसको इंडिया में भी लेकर आते थे। इसीलिए 1824 में एक शहर है हमारा इलाहाबाद, इलाहाबाद, इस इलाहाबाद में जनगणना कराई गई। 1827-28 में जो जनगणना कराई गई, ये वाराणसी में कराई गई, बनारस में, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें 1830 में पहली पूर्ण रूप से जनगणना कराई गई ढाका में। तो ये भारत में कुछ प्रयास रहे हैं, आप इन प्रयासों को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग 2 सेंसस की ओर बात करते हैं। जैसे आपने कभी भी इस सेंसस को पढ़ा होगा तो वैसे एक बात आती है कि 1872, 1872 की जब भी आप लोग बात करेंगे, इसमें एक व्यक्ति है मेयो, मेयो,
इसके द्वारा भारत की पहली टेम्परेरी सेंसस कंडक्ट कराएगी। टेम्परेरी, ये हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारत की। और इसके जस्ट बाद 1881 1881 में एक व्यक्ति आएगा, रिपन भाई साहब, और इन रिपन भाई साहब के द्वारा भारत की पहली परमानेंट या आप इसको कह सकते हैं कि पहली स्थायी जनगणना कराई गई। ये कुछ फैक्चुअल कहानी है, इस फैक्चुअल कहानी को आप लोग याद कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान आपके पास हो जाती हैं। ठीक है, रिपन। तो भारत में जनगणना के जनक आप किसको कह सकते हैं? रिपन महोदय को कह सकते हैं, क्योंकि यही स्थायी जनगणना को कंडक्ट कराते हैं। भारत में पहली स्थायी जनगणना या भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय पर हुई। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रारंभ किसने किया, तो प्रारंभ कर दिया म्यू ने, लेकिन ये कैसा प्रारंभ किया? ये किया अस्थायी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अर्बन एरियाज को शामिल किया गया था, अर्बन। और अर्बन में भी कौन से सर आपके पास जो लार्ज सिटी हैं, जो बड़े शहर हैं, इनको शामिल किया गया था। यहाँ 1881 में सभी को शामिल किया गया, संपूर्ण भारत को यहाँ पर शामिल कर दिया गया था, याद रखिएगा। जब हम लोग सेंसस को पढ़ रहे होते हैं तो हमारी सेंसस के कुछ ईयर हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। इन ईयर को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कुछ साल हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आता है 1921, 1921 का जो ईयर है, ये ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भारत की जनगणना है, ग्रोथ रेट, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव थी स्पेनिश फ्लू के कारण। एक हम लोग बात करते हैं 1971, 1971, यहाँ हमको जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा। जनसंख्या विस्फोट हमको देखने को मिल जाता है। भारत की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट एवर ग्रोथ, सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ कहीं देखी गई है तो वो यहीं देखी गई है। रीजन था बांग्लादेश माइग्रेंट, जो बांग्लादेश से इससे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर इंडिया में आ गए थे। तो ये दो ईयर इंपॉर्टेंट है। एक 1921 ग्रेटेड डिविडेंड ईयर के नाम से जाना जाता है, महान विभाजक वर्ष के तौर पर माना जाता है, क्योंकि भारत की आबादी में बहुत सारी कमी आई, ग्रोथ रेट नेगेटिव आपके यहाँ पर देखने को मिली। और अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन कब हुआ? 1971 में। रीजन क्या है? भारत बांग्लादेश वॉर, जिसके कारण बहुत सारे माइग्रेंट लेबर इंडिया में आए और उन्होंने भारत की आबादी को बढ़ा दिया। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं 2011 का सेंसस, 2011 सेंसस। इस सेंसस के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रश्न याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह भारत की, ठीक है, याद रखिएगा, यह भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी है सर? 15 नंबर की है। आपसे कोई पूछ सकता है कि आज़ाद भारत की कौन सी है? आज़ाद भारत की कौन सी है? तो आप बताएंगे आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना है, 7वीं है। आपसे कोई पूछ सकता है कि 21st सेंचुरी की कौन सी है? तो 21st सेंचुरी की 2nd जनगणना है। इससे पहले कब हुई? तो इससे पहले फर्स्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया 2001 में। नेक्स्ट कब होना है? नेक्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट होना था 2021 में, लेकिन अब कैंसिल हो गया है, आप सब लोग जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि इंडिया की ये कौन से नंबर की सेंसस है? तो आप बताएंगे इंडिया की ये 15th नंबर की है, जब से शुरुआत हुई। इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत की यह कौन से नंबर की है? तो ये 7th नंबर की है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो 21st सेंचुरी है, इस सेंचुरी की कौन सी सेंसस है? तो दिस इज द 2nd सेंसस ऑफ सेंचुरी। ठीक है, 21st सेंचुरी। हमसे कोई पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ये स्टार्ट हुई, अगर हम लोग बात करें स्टार्ट, तो अप्रैल 2010। ये कब से प्रारंभ किया गया सर? तो ये प्रारंभ किया गया अप्रैल 2010 से प्रारंभ किया गया था, 2010 से स्टार्ट हुआ। और इसका जो फाइनल डेटा आया, फाइनल अंतिम आंकड़े आए आपके पास 2013 में। ठीक है, जो हमारे सेंसस कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर, वो सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली। और पहली जनगणना किसकी कराई गई? आप लोग जानते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस समय जो आदर्श बाग था, आदर्श बाग, आपसे कोई पूछ सकता है कि आदर्श बाग क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आपके पास आदर्श बाग था, याद रखिएगा। और आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका जो लोगो था, लोगो किसको बनाया था? वो थी प्रगणक शिक्षिका
एजुकेटेड टीचर, एजुकेटेड टीचर, ठीक है। चलिए, तो आदर्श वाक्य, मोटो जिसे बोला जाता है अवर सेंसस अवर फ्यूचर। यहाँ जो लिखा गया है इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। 2011 की सेंसस, ओवरऑल जो सेंसस कंडक्ट कराई गई हैं उसमें 15वें नंबर की है। आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना है। 21st सेंचुरी की सेकंड सेंसस है, ये दूसरी जनगणना है, इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले कब हुई? इससे पहले हुई 2001 में, ठीक है। इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर पूछा जा सकता है कि शुरुआत कब हुई इसकी? अप्रैल 2010 में शुरुआत हुई। अंतिम डेटा कब आया? 2013 में इसका अंतिम डेटा आया। चंद्रमौली उस समय भारत के जनगणना आयुक्त हुआ करते थे। आदर्श वाक्य अवर सेंसस अवर फ्यूचर, और लोगो क्या था? एक एजुकेटेड टीचर, एक प्रगणक शिक्षिका को यहाँ पर अपनाया गया था, ठीक है भाई। चलिए, हम अगर बात करें इसके बारे में, कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंटों को निकालने की कोशिश करें तो समझिएगा। 2011 की जो जनगणना है, इस 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत के कुछ फैक्टों को निकालने की कोशिश करें, जो इंडिया है, इस इंडिया के कुछ फैक्टों की बात करें, तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि हमारा जो एरिया है, एरिया, इसमें तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं। एरिया तो हमारा वही रहेगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही है। इस एरिया में भारत कहाँ पर आता है? भारत की रैंकिंग कहाँ पर है? हमसे बड़े क्षेत्रफल में कुछ राज्य हैं, कुछ देश हैं, 6। हम लोग 7वें बड़े देश हैं। हम लोग कहाँ पर आते हैं सर? 7वें नंबर पर आते हैं। अगर आपसे पूछेगा सर पॉपुलेशन कितनी है, भारत की जो पॉपुलेशन है, आबादी कितनी है, शॉर्ट में याद रखिए 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ आपको याद रखना है, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास कुछ आबादी। इसमें भी अगर आपसे कोई पूछता है, इसमें भी तो आप बता देंगे अप्रॉक्स 51% मेल है, 51% मेल है, और 49% आपके पास फीमेल है, ठीक है। 49% आपके पास फीमेल है। पुरुष कितने हैं? लगभग 51% जो आबादी है ये पुरुषों की है, और लगभग जो 49% आबादी है ये महिलाओं की है, ठीक है। ये किसकी है? ये महिलाओं की है, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है पॉपुलेशन में हम लोग कहाँ पर आते हैं? पॉपुलेशन हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? चाइना। पहले नंबर पर कौन है? चाइना। ये 2011 के सेंसस की हम लोग बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें इससे जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास बन जाता है डेंसिटी को लेकर। डेंसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, विच इज नॉन एज योर घनत्व, ठीक है। घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चा? समझिएगा कि जो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है, इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब इस 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी आपके पास लोग रहते हैं, आप इसको बोलेंगे इसका घनत्व, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, तो भारत का जो घनत्व है ये आपको 382 देखने को मिलेगा। 382 प्रति व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ऐसा ये बताता है। कौन? 2011 की सेंसस। तो हमने इसके कुछ बेसिक देख लिए हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। हम कहानी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। ये कुछ फैक्ट है, हम इन पर भी चर्चा करेंगे कि इस जनगणना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें देख लेंगे। पहले हम लोग चलते हैं अपनी जनगणना की तरफ, ठीक है। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है कि इस जनगणना में जो जिले हैं, 2011 की जनगणना में हमारा विभाजन कितने प्रशासनिक जिलों में किया गया था? कितने जो प्रशासनिक जिले हैं इसमें इसका विभाजन किया गया था? तो 2011 की जो जनगणना है इसमें जिलों की संख्या कितनी है सर? 640। 640। 2001 की जनगणना में कितने थे सर? 593। मतलब कितने जिले बन गए? तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 47, है ना, 47 नए जिले आपको देखने को बन गए। 2001 में जब सेंसस कंडक्ट कराया गया था तब भारत में 593 क्या थे? जिले थे। 2011 में जब कराया गया तो 640 हुए, तो कितने जिले बढ़े? आप बता देंगे 47 जिले यहाँ पर बढ़ गए। 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए, 1 अरब 21 करोड़ इतने लाख और ये आबादी है, तो इसको याद नहीं रखना है, आप ऐसे याद रखिए 121 करोड़, मतलब 1 अरब 21 करोड़ हमारी आबादी हो चुकी है।
अगर आपसे कोई पूछता है कि सर पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं, तो आप ऐसा याद रखिए, ये 62 और 32, 51.47%, 51.47%, और महिलाएं कितनी हैं, 58-75, ठीक है। लगभग 62 करोड़ जो आबादी है, 62 करोड़, ये किसकी है सर, पुरुषों की है, और 58 करोड़ महिलाओं की है, ये 48.53, ये एक्यूरेट परसेंटेज आपके पास लिख रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 2011 में जनगणना कितनी है, 121 करोड़, इसमें पुरुष कितने हैं, तो ये भले भूल जाओ, लेकिन ये याद रखो, जो पुरुषों की संख्या है ये 51.47% है, इसको माइनस कर देंगे तो महिलाएं आ जाएंगी, 48.53 विमन आपको देखने को मिल जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है सर, 17.5%, और हम लोग कहाँ पर आते हैं, सेकेंड नंबर पर आते हैं। पूरी दुनिया का 17.5% अपने पास है, ठीक है भाई। चलिए, वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64 हो गया है। आपसे कोई पूछ सकता है कि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 में जब सेंसस कंडक्ट कराया गया था, तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.97 था, 2011 में आके ये 1.64 हो चुका है। सीधी सी बात है कि जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसमें कमी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2011 में जो सेंसस जनगणना है, पूरे दुनिया में भारत कितने प्रतिशत लेके बैठा है, 17.5%। 2011 में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.64%। 2001 में 1.97% थी। अगर आप इसको डिकेडल में आते, दशकीय वृद्धि दर देखेंगे डिकेडल, तो पहले 21.54% थी, और अभी 70.7% हो गया है। कहीं कहीं पर 17.5% भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब घटा है। देखो, एनुअल ग्रोथ रेट में भी कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। डिकेडल ग्रोथ रेट में भी कमी आई है, 721 से लेकर 17.5 पे आ गया। नागालैंड की डिकेडल ग्रोथ रेट नेगेटिव है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ऐसा कोई स्टेट है क्या जिसकी डिकेडल ग्रोथ रेट नेगेटिव हो। सर मतलब क्या है, समझिए, यहाँ 10 साल में, यहाँ पर 10 ईयर में जितनी डेथ हुई है, डेथ यहाँ पर ज़्यादा हुई है और वर्थ यहाँ पर कम हुई है ना। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हमने कितना बढ़ा दिया, कितनी परसेंट से आप इसको बढ़ा रहे हैं। तो एनुअल है 1.64%, डिकेडल है 7.5%। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर 0.6%, 0.6% की 0.6% की आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, किसमें, ग्रोथ रेट में, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 325 हुआ करता था, अब बढ़कर कितना हो गया है, 382। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो 2001 में एक वर्ग किलोमीटर में भारत में रहते थे सर कितने लोग, आप बता देंगे 325, अब कितने हो गए, 382। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डेंसिटी है ये कहाँ पर है, तो बच्चा ये है बिहार में। अगर राज्यों की बात करेंगे तो बिहार में, और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे कम देखने को मिल जाता है, क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दिल्ली। अगर यूटी को भी शामिल कर लेता हूँ तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाती है। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, ये 933 से बढ़कर 943 हो गया है। मतलब सेक्स रेशियो होता है कि 1000 जो मेल हैं, इस पे नंबर ऑफ फीमेल। तो हमारे पास 2011 में 943 ही महिलाएं अवेलेबल हैं 1000 पे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया जो बचे हुए हैं उनकी तो शादी होनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो ही इतना है। 1000 पुरुषों पे 1000 महिला होना ये आपके पास ठीक है, लेकिन यहाँ तो 943 महिलाएं हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 2001 से इनकी जो आबादी है, इनकी जो संख्या है, ये आपके पास बढ़ी हुई है। पहले 933 था, अब 943 हो गया है, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा आप लोग बता देंगे कि हमारा जो केरल है, केरल, इस केरल में सबसे ज़्यादा 1084 सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा सर, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा।
और हमसे कोई पूछेगा सर मिनिमम कहाँ देखने को मिलता है, तो मिनिमम हमको देखने को मिलता है हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है ये केरल का है, और मिनिमम सेक्स रेशियो सर कहाँ पर है, ये हरियाणा में देखने को मिलेगा। शिशु लिंग अनुपात, चाइल्ड 0 से लेकर 6 वर्ष वाले, यहाँ दिक्कत है। देखो 927 था, अब 918 हो गया है। यार छोटे बच्चियों को क्यों मारते हैं, हमारे यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है। आपसे अपील है इस लेक्चर के माध्यम से, बेटा बेटी एक समान। और ये सोचा करो ना यार, आप बालिकाओं की हत्या कर रहे हो तो कल बड़े होकर अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लेकर आओगे। तो बेटियों को नहीं मारना है, बेटों से ज़्यादा लायक होती हैं, कम संसाधन में फल फूलती हैं। आप उनको पढ़ाइए, एजुकेटेड बनाइए, आपका नाम रोशन करने वाली हैं। बेटे नालायक हो सकते हैं, बेटियां कभी नालायक नहीं होती, ध्यान रखिएगा, कभी नालायक नहीं होती बेटियां। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है भाई। तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल गया है 382 है। हम यहाँ से सेक्स रेशियो को समझ पा रहे हैं कि 943 है इंडिया का सेक्स रेशियो, और आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं शिशु लिंग अनुपात 927 से घटकर 918 हो गया है, 918 हो गया है, ठीक है भाई। चलिए साक्षरता, एजुकेशन, साक्षरता की अगर हम लोग बात करते हैं, लिटरेसी की जब भी आपसे कोई बात करेगा, 7 साल से अधिक, जो 7 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं, इनको पढ़ना लिखना भी अगर आता है, ये नाम पढ़ सकते हैं, ये साइन कर सकते हैं, तो ये लिटरेट माने जाते हैं। तो हमारी जो लिटरेसी रेट थी ये 64% थी, 64% से बढ़कर ये 73% हो गई है, 64 से बढ़कर 73। आपसे कोई पूछ सकता है सर कितनी है आपका एजुकेशन लिटरेसी रेट। भारत की 73% आबादी साक्षर है, 73% जो पॉपुलेशन है ये लिटरेट है इंडिया की, इस बात को याद रखिएगा। तो कितने प्रतिशत, 73%, पहले कितनी थी, 64। कभी कभी कमीशन ये डिफरेंस भी पूछ लेता है कि एक में कितनी थी, 64.84, अभी कितनी हो गई है, 73%। अगर पुरुष लिटरेसी की बात करते हैं, मेल लिटरेसी, ये 75.26 से बढ़कर 80.90, तो 75 से 80 पर पहुंच गई है मेल लिटरेसी, और फीमेल लिटरेसी 53 से बढ़कर 64 पर हो गई है। अगर हम एक फिगर को देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो मेल लिटरेसी है ये कम बढ़ी है, लेकिन फीमेल लिटरेसी ज़्यादा बढ़ी है, समझो। भारत की कितनी है, आपसे कोई पूछेगा कि सर इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, आप बता देंगे 73%। मेल लिटरेसी कितनी है, तो मेल आप लोग बता देंगे 80.9%। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी हो गई है, तो फीमेल हो गई है आपके पास 64.6%। ये 3 डेटा याद रखना है। ये क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि आ जाते हैं, क्योंकि आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, 60.4। जो रूरल एरियाज है, इन रूरल एरिया में सबसे कम लिटरेसी रेट किसकी है, आंध्र प्रदेश की, 60% लोग यहाँ पर लिटरेट हैं। तो इससे आप क्या समझे हैं, लिटरेसी रेट में किसको शामिल करते हैं, 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को, व्यक्तियों को, क्लियर है। उनको पढ़ना आता हो, उनको लिखना आता हो, अपना नाम पढ़ लेते हैं, या वो अपना नाम लिख लेते हैं, या साइन लगा देते हैं, सिर्फ अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, ये सारे लोग एजुकेटेड होते हैं। भारत की लिटरेसी रेट 73% है, मेल 80% और फीमेल लगभग 64% आपके पास लिटरेट है। चलिए कुछ फैक्ट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके पास रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया में मिनिमम लिटरेसी रेट किसके है, आंध्र प्रदेश की। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम। अर्बन जो एरियाज हैं, इन अर्बन एरिया में मिनिमम लिटरेसी रेट किसकी, उत्तर प्रदेश की 75.1%। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा साक्षर लिटरेसी रेट आई कहाँ पर है, रूरल एरिया में, केरल। केरल के 93% लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं, कहाँ पर, ग्रामीण एरिया में। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल है। केरल के यहाँ पर चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, हर कोई लिटरेट है, सबके सब आपके पास कैसे हैं सर, पढ़े लिखे हैं, याद रखिएगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम आबादी कहाँ पर लिटरेट है, आप बता देंगे कि वो आपके पास आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो हम बता देंगे कि सर वो उत्तर प्रदेश है। ओवरऑल शहरी और ग्रामीण में सबसे ज़्यादा लिटरेट आपके पास कौन है, केरल है, और यही आपका 100% लिटरेट स्टेट है। आपसे कोई पूछ सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जो आबादी है ये 20.14 करोड़ है, 20.14 करोड़ है, और कुल जनसंख्या का 16.6% है।
हमें सिर्फ एक बात याद रखना है कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में 16.6% किसका हिस्सा है सर, एससी का है। एससी में जो सेक्स रेशियो है 945 है, सेक्स रेशियो एसआर 945 है, और 2001 से 2011 के बीच में इनमें 10 की वृद्धि दर 20.8% रही है। तो दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं एससी से रिलेटेड, हमको सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। तीन क्या, कि भाई कितनी है, तो 20.14 करोड़, कितनी परसेंट है, 16.6, ठीक है याद रखिए। इनका जो सेक्स रेशियो है ये कितना है, ये 945 है, और कितने प्रतिशत से बड़े हैं, 20.8% से। अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं, एसटी 10.43 करोड़ इनकी आबादी है, ठीक है, एसटी 10.43 करोड़ आबादी है। कुल जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है 8.6%। 2011 में इनका लिंगानुपात 990, एसटीओ का हमेशा ज़्यादा होता है, और इनकी ग्रोथ रेट हुई है 23.7% से। इस प्रतिशत से ये बढ़े हुए हैं। तो एससी और एसटी का कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, सवाल बनते हैं। एससी का 945 सेक्स रेशियो है, एसटी का 990 है। एससी 16.6% है, एसटी लगभग 8.6% है। यही डेटा आपको याद रखना है जो पेपर में बनते हैं। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ सकता है भाई कि जो नगरीय पॉपुलेशन है, नगरीय अर्बन अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो 31.2%, और रूरल कितनी आबादी ऐसी है जो रूरल है, जो ग्रामीण एरिया में रहती है, 68.86%, ठीक है। 2011 का डेटा एक का भले याद मत रखिए, हमें सिर्फ अभी का याद रखना है, ठीक। चलिए, राज्यों में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, और सर्वाधिक आप लोग जानते हैं यूपी की रहेगी रही। चलिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे पहले यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। देखिए, टॉप 5 स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश 16.51%, भारत की सबसे ज़्यादा आबादी आपके पास यहीं रहती है। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र 9.28%, तीसरे नंबर पर बिहार 8.6%, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल 7.5%। तो आप इनको ऐसे याद रखिए, कुछ भी आप भूल जाएं तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। 3 नाम आपको याद रखना है, यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, इसके बाद वेस्ट बंगाल। अगर आप सॉरी, बिहार, बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है भाई। चलिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है, तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है। देखिए, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये आप इनको याद रख सकते हैं। 0.5%, मिजोरम 0.9%, अरुणाचल प्रदेश 0.1 और गोवा 0.12%। सर्वाधिक आबादी किसकी है, आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया पॉपुलेशन में आप सिर्फ 2 फैक्ट बता दीजिए, पूरी पॉपुलेशन में 2 फैक्ट बता दीजिए। एक तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, किसकी है, यूपी की। एक मिनिमम किसकी है, तो मिनिमम है आपके पास सिक्किम की, ठीक है भाई, सिक्किम की। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 5 शिक्षित राज्य, टॉप 5 लिटरेट स्टेट, केरल की है साक्षरता 94%, सेकेंड नंबर पर आता है लक्षद्वीप, यूटी है ये 91%, फिर आ जाता है मिजोरम, ये 91.3%, गोवा 88.7 और त्रिपुरा 87। देखिए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो स्टेट होते हैं, राज्य, इन राज्य में टॉप पर कौन आता है, राज्य में आता है आपके पास केरल, और जो यूटीज हैं इस यूटी में टॉप पर कौन आता है, आप बता देंगे लक्षद्वीप आता है। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, मोस्ट लिटरेट स्टेट केरल, मोस्ट लिटरेट यूटी, आप बता देंगे लक्षद्वीप। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले 5 राज्य, केरल के पास है 1084 स्टेट में, और पुदुचेरी के पास है 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। देखो सेक्स रेशियो, ठीक है। तो स्टेट में सबसे ज्यादा कहां पर है, स्टेट में सबसे ज्यादा है सर केरल में, कितना है 1084, शायद कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। पुदुचेरी, पुदुचेरी में आपके पास कितना है 1037। पुदुचेरी क्या है सर, पुदुचेरी एक आपके पास यूटी है, यूटी। तो राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स रेशियो केरल का,
और यूटी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो सर किसका हो जाएगा? पुदुचेरी का। फिर आप केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। केरल नीचे, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तीनों को आप लोग याद रख सकते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बहुत सेक्स रेशियो है। केरल का 1084, तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश का 993, सीजी का 991। सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 शीर्ष राज्य देखिए, दमन और दीव 618 है सर, ठीक है। दादर नगर हवेली 774 है, चंडीगढ़ 818 है, दिल्ली 868 है, अंडमान निकोबार 876। ये सारे के सारे आपके पास क्या है सर? यूटीज हैं, है ना। ये सारे के सारे आपका देखने को मिल जाएंगे, यूटी देखने को मिल जाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली में है 11,320, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ आप इनको देख लीजिएगा। सर्वाधिक घनत्व वाले 4 शीर्ष राज्य, बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। देखो ये यूटी है, यूटी डेंसिटी, ठीक है। देखो दिल्ली में कितने? 11,320, चंडीगढ़ में भी बहुत रहते हैं 9,258, पुदुचेरी में भी बहुत हैं 2,547, दमन दीव इतने कैसे सर? इनकी आबादी कम है, इनका एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। बहुत कम क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए ये वाली कहानी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई। चलिए अगर स्टेट की बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आता है सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सबसे पहले 1931 में कंडक्ट कराई गई थी और उसके बाद फिर इसको 2011 में कंडक्ट कराया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहानी है सेंसस की, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं की, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं की हैं भारत की जनगणना की, हमने यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीज़ों को शामिल किया है, लिमिटेड। और लिमिटेड क्यों किया गया है सर? क्योंकि लिमिटेड इसलिए किया गया है कि इतने ही सवाल आपके बन रहे होते हैं, इससे ज़्यादा सवाल आते भी नहीं हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। जो सवाल आते हैं मैक्सिमम वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एमपी का जो सेंसस है, इस एमपी के सेंसस से। तो भारत में जितनी पॉसिबल चीज़ें थी सारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी इस सेंसस के थ्रू, ठीक है। आप इनका रिवीजन करते रहिए बार बार, चीज़ें आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी, बहुत सिंपली आप इनको समझ पाएंगे।